हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडी शप। हम पढ़ रहे हैं आर एस शर्मा की एशियन इंडियन हिस्ट्री, जिसे पब्लिश किया है ऑक्सफोर्ड ने। ये होगा हमारा चैप्टर 17 का पार्ट 3। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स इसके कंप्लीट कर चुकी हूँ। चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसको हम पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 17 है। और ये जो बुक है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप स्कूल में हो, और बेसिक नॉलेज के लिए भी ये चैप्टर आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए और हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। तो चैप्टर का नाम है हमारा स्टेट स्ट्रक्चर एंड द वर्ल्ड सिस्टम इन द एज ऑफ द बुद्ध। तो ऑलरेडी मैं बुद्ध के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि उनके टाइम पे जो स्टेट स्ट्रक्चर था, मतलब उस समय जो किंगडम हुआ करते थे, उसमें जो वर्ण व्यवस्था के बारे में हम सबने सुना है कि जो वर्ण व्यवस्था है उस समय वो बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती थी, जिसमें लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। सबसे ऊपर ब्राह्मण आते थे, फिर उसके बाद क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्यास आते थे और फिर शूद्र आते थे। तो हम उसी वर्ण सिस्टम के बारे में देखेंगे कि जिस समय जब बौद्ध जो ना जब ये बुद्ध जो था, जब वो चल रहा था, वो उनका टाइम पीरियड जब चल रहा था, तो उस समय जो बाकी उस समय जो किंगडम हुआ करते थे वहाँ का स्टेट स्ट्रक्चर कैसा था और वहाँ का वर्ण सिस्टम कैसा था। तो चैप्टर को हमारे साथ बिल्कुल पूरा आप एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो हमारा पार्ट 3 जो होगा उसे हम स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, ठीक है। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, अगर आपको बाकी सारे पार्ट्स देखने हैं तो वहाँ पर जाकर आपको वो सारे जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल मिलेंगे, तो आप उनको देख के पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम इसमें बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, कि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था, उस समय के जो किंगडम थे वो कैसा था। हम सब ने सुना है कि उस समय बहुत सारे स्टेट्स हुआ करते थे, जिसमें जो कौशल था, मगध था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। बोथ ऑफ दैम बिकम मेच्योर स्टेट रूल्ड बाय द हेरिडेटरी मोनार्क बिलोंगिंग टू द क्षत्रिय वर्ण। और इन पे जो रूल करने वाले जो मोनार्क, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम में मोनार्की सिस्टम ही चल रहा था कि भाई ठीक है, जो राजा की फैमिली होती है उसी में से कोई अगला जो उसका बेटा होगा वही आगे चल के रूल करेगा। और ये सब बिलोंग करते थे क्षत्रिय वर्ण से। उस समय जो रूलर्स होते थे, जो खासकर जो किंगडम पे जो रूल करते थे, जैसे किंग होते थे, प्रिंसेस होते थे, तो वो सब क्षत्रिय वर्ण के ही होते थे। The Jatak or the tales relating to the previous birth of the Buddha tell us that the oppressive king and their chief priest were expelled by the people and the new kings installed. देखिए जो जटक है ये क्या है कि ये प्रीवियस स्टोरीज है, जो बुद्ध का जो पूर्व जन्म था, ठीक है, उसकी स्टोरिया जो स्टोरीज लिखी हुई हैं इसमें, और इसमें बताया हुआ है कि जो ऑपरेसिव किंग होते थे या फिर जो उनके चीफ प्रिस्ट होते थे, ठीक है, वर एक्सपेल्ड बाय द पीपल। जो लोग हैं उनको कभी कभी निकाल दिया करते थे अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव होते थे, और वहाँ पर नए किंग को इंस्टॉल कर दिया करते थे, नए किंग्स को बैठा दिया करते थे। However, instances of expulsion were as rare as those of election, and the king enjoyed the highest official status and the special protection of the office, person and property। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कभी इलेक्शन भी देखे जाते थे। तो यहाँ पर अभी लोगों के अकॉर्डिंग चल रहा था, जो इस स्टोरी में बताया हुआ है, जो इनकी जो टेस्ट थी बुद्ध की, जो प्रीवियस बर्थ की, उसमें बताया हुआ है इस तरह से कि अगर जो राजा है वो अपनी मर्जी से ज़्यादा कुछ करता था तो लोग उसको निकाल भी दिया करते थे और उसके जगह किसी नए किंग को बैठा देते थे। यहाँ पर जो किंग अब चूज़ होके आता था, सबसे बड़ी जो हाईएस्ट ऑफिशियल स्टेटस मिलता था अब वो उसी राजा के पास है, क्योंकि हम सबको पता है, हमने स्टोरी सुनी है राजा रानी की, सबसे ऊपर जो स्टेटस होता है वो किसका होता है, वो किंग का ही होता है, उसके बाद उसकी प्रजा आती है। यहाँ पर उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता था, है ना, जो उसके लोग उसे देते थे। स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती थी, सब कुछ राजा के अंडर ही आता था, स्टेट प्रॉपर्टी के अंडर आता था। ही yielded ground only to great religious leaders of the stature of the Buddha, and the king was primarily a warlord who led his kingdom from victory to victory। अब उस किंग को ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ ठीक है कि आप ये सारी हमने आपको सारा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक ऑफिशियल हाईएस्ट स्टेटस दे रहे हैं और आप बैठ के इसको एंजॉय करो, नहीं। उस किंग की अपनी कुछ ड्यूटी होती थी कि वो क्या करेगा, जो अपने वहाँ के जो लोग हैं, जो उस किंगडम के अंडर जितने भी लोग आते हैं उनका प्रोटेक्शन अब वो करेगा। अगर कोई वॉर होती है तो उसको जीतना अब वो किसका काम है, वो किंग का काम है। तो उसको बस यही करना होता था उन सबके बदले कि वो उसे एक वॉर जो लॉर्ड होता है, ठीक है ना, उसके तौर पे देखा जाता था, जिसका काम ये था कि एक के बाद एक जीत दिलानी है उसको, अपने जो उसके किंगडम के जो लोग हैं, कि कोई बाहर से आके उस पर अटैक ना कर सके। दिस इज़ वेल इलस्ट्रेटेड बाय द करियर्स ऑफ द बिम्बिसार एंड द अजातशत्रु। और ये दोनों ही जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि उसे वॉर्ल्ड लॉर्ड की तरह देखा जाता था, उसका जो मेन टारगेट होता था वो होता था विक्ट्री लेना। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जब हम बिम्बिसार और अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों बाप बेटा थे, और जब हम इनकी लाइफ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से जो मैंने अभी आपको बताया वो वाकई में ये लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते थे, क्योंकि इन दोनों ने बहुत सारी बैटल्स लड़ी होती हैं और उनका मेन मकसद यही होता है कि अपने स्टेट को, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना है और अपने लोगों को विक्ट्री दिलानी है।
द किंग रूल्ड विद द एड ऑफ ऑफिशियल्स बोथ हाई एंड लो। अब देखो जो किंग है वो अकेला तो ऐसा नहीं कि सब कुछ कर देगा, उसे क्या जरूरत पड़ती थी, ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती थी हेल्प के लिए। और उसके जो ऑफिसर्स होते थे ये हाई कास्ट और लो कास्ट दोनों से ही बिलोंग करते थे। जो हायर ऑफिसर्स होते थे उनको बोलते थे महामात्रा, ठीक है, ये आप याद रखना कि जो हायर ऑफिशियल्स होते थे उनको बोलते थे महामात्रा। एंड परफॉर्म्ड अ वैरायटी ऑफ फंक्शन सच एज दोज ऑफ मिनिस्टर जिन्हें मंत्रिन बोलते थे, कमांडर जिन्हें हम सेना नायक बोलते थे, जज, चीफ अकाउंटेंट एंड हेड ऑफ द रॉयल हरम। ठीक है, तो अब जो हायर ऑफिशियल्स होते थे उनको महामात्रा बोलते थे और इनको बहुत सारे फंक्शन दिए जाते थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें कुछ लोग मिनिस्टर बनते थे, कुछ सेना नायक बनते थे, कुछ जज की तरह काम करते थे, कुछ चीफ अकाउंटेंट की तरह काम करते थे, कुछ जो रॉयल हरम होता उसके हेड बना दिए जाते थे। Probably a class of officer आयुक्तास also performed similar function in some state। ठीक है, और कुछ दूसरी क्लास के जो ऑफिसर्स होते थे वो भी कुछ इस तरह के ही सेम जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया करते थे। जो मिनिस्टर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन्हीं का होता था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि जब भी किंग को ज़रूरत पड़ती थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फो शेयर करने की या कोई भी डिटेल लेने की, तो वो सारी मिनिस्टर्स ही उनकी हेल्प करते थे। वर्षकारा of Magad and the Dirgh Acharyan of Koshal proved to be an effective and the influential minister। तो ये दो मिनिस्टर के यहाँ पर नाम बताए गए हैं, जो एक मगध से बिलोंग करते हैं और जो दूसरे हैं वो कौशल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही इफेक्टिव और जो इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर के तौर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फर्स्ट सक्सीड इन सोइंग सीड ऑफ डिसेंशन इन द रैंक ऑफ द लिच्छवी ऑफ वैशाली एंड अनेबलिंग अजात शत्रु टू कॉन्क्वायर द रिपब्लिक। तो देख रहे हो इनका जो अपना ये इंपॉर्टेंट जो काम है वो ये है कि इन्होंने ही अजात शत्रु को क्या किया, जो कॉन्क्वायर किया, किसको करने में, जो रिपब्लिक था लिच्छवी ऑफ वैशाली उसको एक तरह से उसको कब्जा करने में या उसको जीतने में। द सेकेंड असिस्टेड द किंग कौशल। इट सीम्स दैट हाई ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर वर लार्जली रिक्रूटेड फ्रॉम द ब्राह्मण प्रिस्ली। अब देखिए उस समय होता क्या था, ज़्यादातर जो देखा गया है कि जो बड़ी बड़ी कास्ट में जो ब्राह्मण्स उस समय जो मानी जाती थी, एक हाई स्टेटस जो उनको दिया जाता था, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पोजीशन थी वो उन्हीं को मिल रही थी अब यहाँ पर। They do not in general seem to have belonged to the clan of the king. This substantially undermined the king-based polity of Vedic time। तो जो अगर हम बात करें जो वैदिक टाइम जो पॉलिटी है तो उसमें हम यही देखेंगे जो ब्राह्मण्स हैं उनको एक सबसे अपर पोजीशन पे रखा जाता था कि ठीक है रूल तो वही करेगा, जो किंग है वो कर रहा है, किंग तो वही बनता था क्योंकि उसे लड़ने जाना होता था। और जो ब्राह्मण्स थे उनका काम लड़ना नहीं होता था बल्कि उनका काम था असिस्ट करना, किंग को एक गाइडेंस प्रॉपर देना कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको इस तरह से ये चीज़ें करनी चाहिए। तो ये वैदिक टाइम की उस समय पॉलिटी थी। In both Koshal and Magad, despite the use of punchmark coin made of silver, some influential Brahman and Sethis were paid by the grant of revenue of a cluster of villages। देखिए जो अगर हम कौशल और मगध दोनों की ही बात करें तो यहाँ पर जो पंचमार्क कॉइन थे जो सिल्वर के बने होते थे, कभी कभी उनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन जो ब्राह्मण्स और जो बड़े बड़े जो सेठीज वगैरह होते थे उनको इस तरह से पैसे ना देके, मतलब जो उनकी वेजेस होती है इस तरह ना देके क्या करते थे कि ठीक है ये एक पूरा क्लस्टर ऑफ विलेजेस है, कुछ गांव जोड़ दिए कि ये 5 गांव हो गए, 10 गांव हो गए, और इन सब जो भी रिवेन्यू आता है वो आपको आपका एज अ सैलरी आप उसको रख लेना। इन डूइंग सो द किंग डिड नॉट हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द क्लैन एज वॉज द case in later Vedic times, but the beneficiary were granted only the revenue, not any administration authority। अब यहाँ पर क्या होता था, अब यहाँ उनको ये तो बोल दिया कि ठीक है आप वो ले लो। अब देखिए जो शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत में अब ये सब यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर किंग को अभी इस चीज़ के लिए ना जो वो क्लैन है वहाँ के लोगों से भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा जाता था, उस क्लैन का भी तो कोई हेड होता होगा, तो उससे परमिशन लेना भी जो किंग था उस समय वो ज़रूरी नहीं समझता था। एज वॉज द केस इन लेटर वैदिक टाइम, बट द बेनिफिशरी वर ग्रांटेड ओनली द रेवेन्यू। अब यहाँ पर जो बेनिफिशरीज होते थे बाद में क्या होने लगा कि जो बेनिफिशरीज होते थे सिर्फ उनको किस चीज़ से मतलब था कि आप सिर्फ रिवेन्यू लेंगे वहाँ से, बाद में कोई भी ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके उनकी किसी अफेयर में या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में वहाँ पर आप जाके अपनी टांग अड़ा रहे हैं कि नहीं रिवेन्यू तो चाहिए चाहिए, बल्कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है उसमें भी आप कोई मतलब बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं होती थी। द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड ऑफ द विलेज हेडमैन। वो किसके पास होता था वो सब, राइट, वो होता था विलेज हेडमैन के, जो विलेज का जो हेड होता था जिसको हेड बनाया जाता था, ये सारा उसका काम होता था। हम बात कर रहे हैं लेटर वैदिक टाइम की, ठीक है। इनिशियली द हेडमैन फंक्शन एज अ लीडर ऑफ द ट्राइबल रेजिमेंट एंड वर देयर फॉर द ग्रामीणी। यहाँ पर जो इनिशियली अगर हम बात करें जो हेडमैन होते थे वो एक लीडर की तरह वहाँ पर फंक्शन करते थे, जितने भी ट्राइबल रेजिमेंट होते थे उनके, वर देयर फॉर कॉल्ड ग्रामीणी, इसलिए उसको क्या बोलते थे, ग्रामणी बोलते थे। इसका मतलब होता था लीडर ऑफ द ग्राम, और ये लीडर ऑफ द ग्राम का मतलब क्या है, ट्राइबल मिलिट्री यूनिट, ठीक है।
As life becomes sedentary and the plug cultivation well established, tribal contingent and the settle down to agriculture. अब धीरे धीरे हम देखते ही हैं, शुरुआत में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को लेके बहुत ज़्यादा उनको नहीं चीज़ें पता थी, और ना उनमें कुछ ऐसा था कि वो एक जगह रुक के काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर करें, क्योंकि उनके पास इतने अच्छे ना टूल्स थे, ना इम्प्लीमेंट थे, और ना उनको इस बारे में कोई नॉलेज थी। धीरे धीरे क्या होता है लाइफ में, जब चेंजेस आते हैं, उनको प्लगिंग के बारे में पता चलता है, कल्टीवेशन के बारे में पता चलता है, कुछ टूल्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, और वो वहीं पर सेटल हो जाते हैं और एग्रीकल्चर से जुड़ने लगते हैं। द ग्रामिनी वॉज देयर फॉर ट्रांसफॉर्म इनटू अ विलेज हेडमैन। अब जो ग्रामिनी मैं आपको बता रही हूँ कि शुरुआत में छोटे छोटे ट्राइबल मिलिट्री यूनिट्स होती थी, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो लीडर ऑफ ग्राम या फिर इसको बोलते थे ट्राइबल मिलिट्री यूनिट। तो शुरुआत में छोटी छोटी ट्राइब्स होती थी, आज यहाँ कुछ दिन बाहर रह के फिर कहीं और, फिर कहीं और। लेकिन अब जो ये ट्राइब्स हैं, जब इनकी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, अब ये धीरे धीरे बन चुके थे विलेजेस, बड़े बड़े विलेजेस बन चुके थे, ठीक है, और इनके फिर अपने हेड होने लगे। ये शुरुआत होती है प्री मॉडर्न टाइम के दौरान। द विलेज हेडमैन वर नॉन बाय द वेराइटी ऑफ टाइटल सच एज ग्राम भोजका, ग्रामिनी और ग्रामिका। तो इनको जो विलेज हेडमैन थे, इनको अलग अलग टाइटल्स मिले हुए थे, किसी का नाम ग्राम भोजका था, किसी का नाम ग्रामिनी था, और ग्रामिका। तो ये अलग अलग नाम से इनको बुलाया जाता था। होते कौन थे ये सब? जो उस विलेज के हेड होते थे। The title Gramini prevailed in Sri Lanka to this day, and the 86,000 Gramika are said to have summoned by the Bimbisar। ठीक है, तो ये जो टाइटल है ग्रामिनी, श्रीलंका में चलता है अब तक भी, और 86,000 ग्रामिका, जो ग्रामिकाज उनको बताते हैं कि उन्होंने समन कर दिया था किसके सामने? बिम्बिसार के सामने। तो मतलब इतना बड़ा, जो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े जो बिम्बिसार था कितने बड़े एरिया पर पूरा रूल कर रहा था। The number may be conventional, but it shows that the village headmen enjoy considerable importance and the had direct link with the king। अब यहाँ पर भले ही ये जो इन्होंने समन कर दिया था बिम्बिसार के सामने, लेकिन जो हेडमैन था वो फुल अपना जो भी उसकी इंपॉर्टेंस थी वो उसको एंजॉय करता था, क्योंकि उसके डायरेक्ट लिंक होते थे किससे? किंग से। और किंग को क्या चाहिए? ज़रूरत पड़ने पर आर्मी चाहिए वहाँ से, तो ठीक है, विलेज में ना अपने लोगों को तैयार कर दिया, और रिवेन्यू चाहिए, वो भी उसको मिल रहा है। बाकी सब क्या कर रहा है, जो विलेज हेडमैन है वो जितना रिवेन्यू किंग चाहता है उसको उतना भेज देता है, और जो बाकी बचता है वो सारा उसका। द विलेज हेडमैन assess and the collect taxes from the villagers and also maintain law and order in their locality। तो उसको जो रिवेन्यू मिलता है गांव वालों से वो उसको राजा के पास भेज देता है, कुछ अपने पास रख लेता है, और साथ में उस जगह के जो लॉ और जो ऑर्डर होता है अपनी लोकेलिटी का, उसको मेंटेन करने का काम भी किसका होता था? विलेज हेडमैन का होता था। समटाइम ऑपरेसिव हेडमैन वर टेकन टू टास्क बाय द विलेजर्स। कभी कभी क्या होता था, बहुत ज़्यादा जो ऑपरेसिव हेडमैन होते थे, ठीक है, उनको भी हटा दिया जाता था गांव वालों के कहने पर, अगर वो उनको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या फिर अगर वो किंग को सही नहीं लग रहा है कि तो मुझे रिवेन्यू टाइम पर नहीं दे रहा, ठीक है, खुद ही खुद लिए जा रहा है, मेरे तक तो पहुँच ही नहीं रहा, तो तब भी उसको हटा दिया जाता था। आगे देखते हैं, आर्मी एंड टैक्सेशन। The real increase in state power is indicated by the formation of large professional army। किसी भी स्टेट की जो फॉर्मेशन अच्छी तब होती है, वो तब एक स्ट्रांगली मतलब कोई भी स्ट्रांग स्टेट बनता है जब उसके पास एक बहुत अच्छी आर्मी होती है। यहाँ पर किसी भी अगर स्टेट की पावर बढ़ रही थी तो वो इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छी जो आर्मी है वो मेंटेन होती जा रही थी, ठीक है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि जो रियल इंक्रीज हो रहा था स्टेट पावर की का, वो क्या इंडिकेट कर रहा था कि उसकी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुकी है। At the time of the Alexander invasion, the नंद रूलर ऑफ मगध मेंटेन 20,000 कैवलरीमैन। जब अलेक्जेंडर हमारे इंडिया में अटैक करने के लिए आता है, ठीक है, तो तब जो नंद रूलर थे, लेकिन वो रुक जाता है, वो आता नहीं है ना, उधर से उधर ही नॉर्थ वेस्ट की साइड से उसकी जो आर्मी होती है वो मना कर देती है। जो नंद रूलर होते हैं उसकी आर्मी से वो कहीं ना कहीं थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि वो पहले से बहुत सारी लड़ाई लड़ते आ रहे थे। उनको पता था कि वो उनमें इतनी एनर्जी नहीं बची है कि वो भारत के अंदर जाके उनकी जो नंद रूलर्स हैं उनकी आर्मी को हरा सकें। तो जो नंद रूलर हैं उस समय जो मगध में उनका रूल चल रहा था, तो उनके पास कम से कम 20,000 कैवलरी मैन थे, ठीक है, और यहाँ पर जो 2 लाख वो इन्फेंट्री थी, 2004 हॉर्स चैरियट थे, और कम से कम 6,000 उनके पास हाथी थे जो फुली ट्रेन थे एक आर्मी में जाने के लिए। द हॉर्स चैरियट वर लूजिंग देयर इंपॉर्टेंस नॉट ओनली इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया बट ऑल्सो इन द नॉर्थ वेस्ट, where they have been introduced by the Vedic people. Very few elephants were maintained by the rulers of the state in the northwest India, though some of them maintained as many horse as did the Magadhan king। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप बाद में देखोगे तो, या उसके आसपास वाले एरिया में देखोगे, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को लेके इतनी ज़्यादा जो चीज़ें थी वो अच्छी नहीं थी जितनी कि यहाँ की नॉर्थ इंडिया में थी। जो हॉर्स चैरियट है वो धीरे धीरे वो भी अपनी जो पावर है वो मतलब जो उनकी इंपॉर्टेंस है वो लूज़ होती जा रही थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बट ऑल्सो इन द नॉर्थ वेस्ट, और बाद में फिर ये चीज़ें हमें नॉर्थ वेस्ट में भी देखने के लिए मिलती हैं।
वेयर दे हैड बिन इंट्रोड्यूस बाय द वैदिक पीपल। और इनको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे ये हॉर्स चैरियट को? ये वैदिक पीपल थे। बहुत ही कम एलिफेंट थे जिनको बाद में मेंटेन किया गया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो रूलर्स थे उन्होंने। एंड सम ऑफ दैम मेंटेन एज मेनी हॉर्सेज एज डिड द मगधन किंग। और बाद में फिर क्या कर दिया था, बाद में फिर लोगों में जो चेंजेस देखने के लिए मिले कि जिस तरह से पहले घोड़े मेंटेन किए जाते थे वापस से फिर बाद में जो मगध की जो मगधियन किंग आते हैं वहाँ पर जो और नए किंगडम आते हैं वो वापस से फिर हॉर्सेस को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। द पोजेशन ऑफ न्यूमरस एलिफेंट गिवन एजेस टू द मगधन प्रिंस। और एक टाइम बाद में ऐसा आता है मगध में रहने वाले प्रिंसेस का कि एलिफेंट तो बहुत ही कम हो जाते हैं वहाँ पर। द लार्ज, तो आप ये चेंजेस देख रहे हैं, ये सारे चेंजेस एक टाइम पे नहीं आ रहे हैं बल्कि एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड लगता है इन चेंजेस को आने में। तो शुरू में बताया है कि शुरू में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी हॉर्स चैरियट की, एलिफेंट की, लेकिन बीच में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन फिर वापस से बढ़ जाती है, लेकिन खाली किसकी, हॉर्सेस की, एलिफेंट की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये बात कर रहे हैं हम मगध की। द लार्ज एंड द लॉन्ग सर्विस आर्मी हैड टू बी फेड अप बाय द स्टेट एक्सचेकर विच आर टोल्ड दैट नंदास possessed enormous wealth which must have enabled them to maintain the army, but we have no idea of the special measures they adopted to raise taxes through the fiscal system was well established। तो ऐसे कुछ लोगों का मानना है कि उनके पास जो पैसे थे वो इतने कम रह गए थे एक टाइम पे कि वो अपनी आर्मी को सही से मेंटेन भी नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से उन्होंने जो टैक्सेस थे उनको काफ़ी ज़्यादा रेज कर दिया था अपने उस फिस्कल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। Warrior and priest, that is, Kshatriya and the Brahman, were exempted from the payment of the taxes, and the burden fell on the peasant who were mainly Vaishyas or Grahpatis। देखिए जो वॉरियर होते थे और जो प्रेस्ट वगैरह होते थे, मतलब क्षत्रिय और जो ब्राह्मण होते थे, उनको इस पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब जो टैक्स दिया जाता था, जो रेवेन्यू दिया जाता था, इससे अलग रखते थे कि उनको नहीं देना पड़ता था ये। तो इसका सारा बर्डन किस पे पहुंच गया, पीजेंट्स पे पहुंच गया, जो छोटे छोटे फार्मर्स थे उन पे पहुंच गया, जो मेनली वैश्या से और जो गृहपतिज होते हैं उनसे बिलोंग करते थे। Bali, a voluntary payment made by the tribesmen to their chief in the Vedic time, become a compulsory payment to be made by the peasant in the age of the birth, and officers called Bali Shadak were appointed to collect। शुरू में एक टेक्स्ट होता था जो बाली टेक्स्ट होता था, पहले इस टेक्स्ट को देना पीजन की मर्जी होती थी, लेकिन बाद में इस टेक्स्ट को कंपलसरी कर देते हैं कि ये तो आपको देना ही देना है। और ये टेक्स्ट होता था कि जो ट्राइब्समैन होते थे वो अपने चीफ को दिया करते थे। वैदिक टाइम में ऐसा था और ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। और जो इस टैक्स को लेते थे उनके लिए अलग से ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर दिए जिनको बोला जाता था बाली शद्दकास, ठीक है, ये बोलते थे उनको। It appeared that 1/6 of the produce was collected as tax by the king from the peasant। मतलब पीजेंट ने जितना भी प्रोड्यूस किया है उसका जो 1/6 है वो एज अ टैक्स किसके पास चला जाएगा, वो किंग के पास चला जाएगा। टैक्स वर असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय द रॉयल एजेंट्स विद द हेल्प ऑफ विलेज हेडमैन। जो ये टैक्स है इसको कलेक्ट करने वाले रॉयल एजेंट्स को अपॉइंट किया जाता था, जो विलेज जो हेडमैन होता था उस समय, जो विलेज का जो हेड होता था उसकी मदद से जो रॉयल एजेंट्स होते थे, जो रॉयल फैमिली से या जो राजा के खास होते थे, और वो विलेज हेडमैन की तरफ से उस टैक्स को कलेक्ट करने में हेल्प करते थे। द एडवेंट ऑफ राइटिंग मे हैव हेल्प्ड इन द असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। और इस चीज़ की जो राइटिंग्स हैं वो भी रखी जाती थी, मतलब इन सबको लिखा भी जाता था। जो डिस्कवरी है मतलब एक बहुत बड़े बड़े जो हॉर्स है पंचमार्क कॉइन के ढेर मिले हैं, जिससे ये सजेस्ट होता है कि जो पेमेंट है वो कैश में भी की जाती थी, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पेमेंट वॉज मेड इन पैडी। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो पेमेंट है वो पैडी की फॉर्म में भी होती थी, ठीक है भाई, जो पैडी आप हमें दे दो, तो मतलब एक तरह से जैसे कि आजकल हम पैसे देते हैं तो वो पैडी की फॉर्म में भी होती थी। इन एडिशन टू दीज टैक्सेस द पीजेंट वर सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर फॉर रॉयल वर्क। मतलब उनके पास इतना ज़्यादा उन पर टैक्स का बोझ डाल दिया था कि जो पीजेंट्स थे उनको लेबर वर्क, मतलब वो रॉयल जो लोग होते थे उनके लिए उनको लेबर वर्क तक करना पड़ता था कि ठीक है पैसे तो नहीं है हमारे पास लेकिन हम आपका कुछ काम कर देंगे, चलो। The Jatakas state that the sometime peasant left the country of the king in order to escape the oppressive burden of the taxes। कभी कभी उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स का बर्डन डाल दिया जाता था कि जो पीजेंट थे वो मजबूर हो जाते थे उस किंग की कंट्री को छोड़ने के लिए, क्योंकि उनसे नहीं हो पाता था वो उतना टैक्स देना। Artisan and trader too had to pay taxes, and artisan were made to work for a day in a month for the king, and the traders have to pay custom on the sale of their commodities। जो आर्टिशन होते थे, ट्रेडर्स होते थे, है ना, उनको भी टैक्स पे करना बहुत ज़रूरी था। अब अगर वो टैक्स पे करे तो ठीक है, वरना तो उनको फिर राजा के लिए महीने में कुछ काम करना होता था कि ठीक है हम फ्री में आपका ये काम करेंगे, राजा को अपनी सर्विस देंगे। और ट्रेडर्स को भी जो कस्टम ड्यूटीज़ का जो होता था या फिर जो कमोडिटीज़ होती थी उनकी सेल पर कुछ जो वो टैक्स वगैरह वो पे करना पड़ता था उस समय अगर उसको ट्रेड करना है तो।
तो टोल वर कलेक्टेड बाय द ऑफिसर्स। जो ऑफिसर्स थे वो इस टोल को कलेक्ट करते थे, जैसे कि आजकल होता है टोल टैक्स होता है, तो वैसे ही वो करते थे कि ठीक है आपको बाहर जाना है बिजनेस करने के लिए तो पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इन ऑफिसर्स को बोलते थे शौल्किका या फिर शुल्क अध्यक्ष। ठीक है, अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन यहाँ पर आप इन स्पेलिंग्स का ध्यान रखना और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करना कि अगर ये नाम आप देखते हो कहीं तो आपको एक पहचान रहे कि जो टोल लिया करते थे उन ऑफिसर्स को बोलते थे शौल्किका या फिर शुल्क अध्यक्ष। ठीक है। द टेरिटोरियल किंग डिस्कार्डेड द सभा एंड द समिति। जो टेरिटोरियल जो किंग थे बाद में उन्होंने जो सभा और समिति है उसको भी डिस्कार्ड कर दिया था। जो पॉपुलर ट्राइबल असेंबलीज होती हैं वो भी वर्चुअली डिसअपियर्ड हो गई थी आखिरी के वैदिक टाइम तक आते आते। ठीक है, शुरुआत में जब वैदिक टाइम था उस समय चलती थी ये सभा और समिति, लेकिन बाद वाले टाइम में ये भी पूरी तरह से डिसअपियर हो गई थी। दे डिविंडल एंड डिसअपियर्ड एज ट्राइब डिसइंटीग्रेटेड इनटू वर्ना, क्योंकि जो पहले पूरी ट्राइब हुआ करती थी अब वो टुकड़ों में टूट चुकी थी। और कैसे? वर्ण की वजह से वो अपनी जो आइडेंटिटी थी वो लूज़ कर चुकी थी। अब उसका जो ट्राइब्स की जगह अब क्या आ चुके थे, अब वर्ण आ चुके थे, कास्ट ग्रुप आ चुके थे। अब चीज़ें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बढ़ चुकी थी, कास्ट लॉ आ गए थे, कुछ कस्टम्स आ गए थे। एंड बाय द राइटर्स ऑफ द लॉ बुक्स जो हमें देखने के लिए मिलती हैं लॉ बुक्स में। हाउ एवर दीज रेगुलेशन वर लार्जली कन्फाइंड टू सोशल मैटर। ठीक है, जो ये रेगुलेशन थी अब ज़्यादा सब चीज़ें किससे कन्फाइंड रह गई थी, सोशल मैटर से रिलेटेड रह गई थी। पॉपुलर असेंबलीज वर एबल टू सक्सीड ओनली इन स्मॉल किंगडम वेयर मेंबर्स ऑफ द ट्राइब कुड ईजिली बी समन। जो पॉपुलर असेंबली थी वो सिर्फ कहाँ होती थी, able to succeed only in a small kingdom where members of the tribe could easily be summoned as many have been in the case of the Vedic period। के मतलब जहाँ अभी थोड़ी बहुत ट्राइब बची थी वो लोग कर लिया करते थे असेंबलीज़ को, लेकिन जो बड़े बड़ी जो जगह थी किंगडम्स थे वहाँ पर इस तरह की असेंबलीज़ खत्म हो चुकी थी। विद द एमरजेंस ऑफ द लार्ज स्टेट, जैसे कि कौशल था मगध था, अब ये तो बड़े स्टेट बन चुके थे। It was not possible to hold large assemblies attended by the people belonging to the different social class and different part of the empire, and the very difficult of the communication made regular meeting impossible। तो यहाँ पर किंगडम इतना बड़ा था, आप ऐसा तो है नहीं आप कभी भी मीटिंग करके बैठ जाओ, क्योंकि लोगों को आने में भी टाइम लगता है। जो आप मीटिंग के लिए बुला रहे हो वो ऐसे तो है नहीं कि घर के पीछे रहते हैं और आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो रेगुलर मीटिंग्स थी, जो कम्युनिकेशन था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। और पहले तो ट्राइब्स छोटी होती थी तो वो कभी भी अपनी मीटिंग कर लिया करते थे। ऑल्सो बींग ट्राइबल द ओल्ड असेंबली वॉज अनेबल टू फाइंड अ प्लेस फॉर द मैनी नॉन वैदिक ट्राइब विच लिव्ड इन द न्यू किंगडम। अब यहाँ पर जो लोग अभी भी ट्राइबल्स थे जो नहीं चाहते थे किसी स्टेट या किंगडम में जुड़ना, है ना, और जो द ओल्ड असेंबली वॉज अनेबल टू फाइंड अ प्लेस, तो वो तो भाई अपनी अभी भी उसी ओल्ड असेंबली को करना चाहते हैं जैसे पहले होती थी, तो उनके लिए इस तरह की जगह को ढूंढना एक नई किंगडम में बहुत ही मुश्किल हो रहा था। द चेंज सर्कमस्टांसिस देयरफॉर बट नॉट कंजीनियल फॉर द कॉन्टिनेंस ऑफ द ओल्ड असेंबली। तो कहीं ना कहीं अब जो ओल्ड असेंबलीज थी वो अपने आप को कंटिन्यू नहीं रख पा रही थी और दे वर रिप्लेस्ड बाय अ स्मॉल बॉडी कॉल्ड परिषद। अब उनको किसने रिप्लेस कर दिया, फिर एक स्मॉल बॉडी आ गई परिषद। ठीक है, उसने पूरी तरह से उन ओल्ड असेंबलीज को रिप्लेस कर दिया एंड एक्सक्लूसिवली ऑफ द ब्राह्मण। और अब किस पे जो परिषद है इसको चलाने वाले कौन थे, इसको चलाने वाले थे ब्राह्मण। इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड असेंबलीज एग्जिस्टेड बट दिस वॉज नॉट द केस इन द मोनार्की। ठीक है, अब यहाँ पर जब मोनार्की आएगी तो तब हमें ये भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। दे फ्लरिश्ड इन द स्मॉलर रिपब्लिकन स्टेट ऑफ द शाकास एंड लिच्छवी एंड द लाइक। तो जहाँ पर रिपब्लिकन थी अभी भी तो वहाँ पर इस तरह की जो असेंबली थी परिषद वगैरह वो चलती थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।